अगर आपकी क्वेश्चन आंसर को हम हल करते हैं उससे पहले जो स्टूडेंट फर्स्ट पर यूट्यूब चैनल पे आए हैं वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने। तो क्वेश्चन नंबर 1 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन अर्थात मल्टीपल चॉइस वाली क्वेश्चन है। उसमें क्वेश्चन फर्स्ट में पहला क्वेश्चन है सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता होती है। तो आप सभी जानते हो सरल घनीय जालक अर्थात इस किसकी बात कर रहा है, SCC। तो इसका आंसर हो जाएगा 52.4%। सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता कितनी होती है, 52.4%। क्वेश्चन 1 का राइट आंसर ए 52.4। दूसरा है क्वेश्चन जलीय विलयन में विलय के पूर्ण वियोजन के लिए वांटाप कारक I के अधिकतम मान का योग होगा। तो देखो I का अधिकतम मान वहाँ होगा जहाँ पर आयनों की संख्या सबसे अधिक हो। अगर KCl को जल में तोड़ोगे तो एक K प्लस और एक Cl, तो 2 आयन बनेंगे। NaCl को जल में घोलोगे तो इसके भी 2 आयन बनेंगे। MgSO4 को जल में घोलोगे तो इसके भी 2 आयन बनेंगे। लेकिन K2SO4 को जल में घोलेंगे तो 2K प्लस और एक SO4 2 माइनस, अर्थात 2 और 1 3 इसके आयन बनेंगे। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर हो जाएगा K2SO4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है। इसके अंदर प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ln R और T के मध्य आरेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका A। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला कि बोन ऑर्केल विधि के द्वारा शोधित की जाने वाली धातुओं का युग्म है जर्कोनियम और टाइटेनियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा द। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वाधिक संख्या में ऑक्सीजन अवस्था दर्शाने वाला तत्व है वेनेडियम, मैग्नीज, आयरन और निकल में। तो इसका राइट आंसर होगा मैग्नीज, क्योंकि मैग्नीज की ऑक्सीजन अवस्था +2 से +7 तक होती है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन चतुष्फलकीय ज्यामिति वाला उपसह संयोजन यौगिक है। देखो चतुष्फलकीय बोले अर्थात समन्वय संख्या 4 होगी तो 4 इन दोनों की होगी। अब इसमें क्या होता है कि Ni2+ में होता है और इसका आप जब संकलन निकालोगे तो इसका आएगा DsP2 और DsP2 में आकृति होती है वर्ग समतलीय, जबकि NiCO4 इसमें संकलन आएगा sp3 और इसमें संकलन sp3 होने का मतलब इसकी आकृति हो जाएगी आपकी चतुष्फलकीय। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर हो जाएगा NiCO4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर्वाधिक कार्बन हेलोजन CX आबंध लंबाई वाला यौगिक है। देखो सीधी सी बात है कि एल्किल हैलाइड वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बंध लंबाई के मान में वृद्धि होती है। सबसे सर्वाधिक बंध लंबाई किसकी हो जाएगी, CH3I की। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर हो जाएगा CH3I। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 इसके अंदर कि CH3O CH3 CH2OH CH3 CH2 CH3 की क्वथनांक का सही बढ़तावा क्रम। जो इन तीनों में सबसे अधिक क्वथनांक किसका होता है, एल्कोहल का, उससे कम होगा इथर का और सबसे कम होगा एल्केन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सबसे अधिक एल्कोहल का, उससे कम इथर का और सबसे कम एल्केन का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया न्यूनतम Kb मान वाला एमीन है। देखो जहाँ न्यूनतम Kb का मान होगा वो एमीन सबसे अधिक क्षारीय होगा। क्या होगा, अधिक क्षारीय होगा। अब देखो अगर इन चारों में देखें तो सबसे अधिक क्षारीय कौन सा होता है, द्वितीयक एमीन होता है मेथिलेमिन में, डाइमेथिलेमिन। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो सबसे पहले फ्रैंकल तथा शॉर्ट की दोनों प्रकार के बिंदु दोष दर्शाने वाले आयनिक ठोस का रासायनिक सूत्र। तो सिंपल सी बात है, इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा AgBr, सिल्वर आयोडाइड। अगला है हीमोग्लोबिन संकुल में उपस्थित धातु का नाम। कौन सी धातु होती है, आयरन, Fe। थोड़ी स्पीड लेने की फटाफट क्वेश्चन हो जाए। रेसिमिक मिश्रण के ध्रुवण घूर्णन का मान क्या होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 अर्थात 0 होता है। अगला ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल तथा पैरानाइट्रोफिनॉल में से कम वाष्पशील होता है। तो कम वाष्पशील कौन सा होता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल तथा पैरानाइट्रोफिनॉल में से पैरानाइट्रोफिनॉल कम वाष्पशील
होता है। तो ये आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन हो चुके हैं। पहले क्वेश्चन में वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन थे, दूसरे क्वेश्चन में रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले क्वेश्चन है। अब जो स्टूडेंट फर्स्ट बार आए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाले समय में आपको महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अब चलते हैं अत्य लघुरात्मक क्वेश्चन की तरफ। क्लोरोफॉर्म व एसीटोन के जलीय विलयन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है। कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को आपस में आप विलयन बनाओगे तो क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ कौन सा बंध बना लेता है? हाइड्रोजन बंध बना लेता है, जिसके कारण ये ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है। तो जानना शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक K0 की मात्रक पूछा तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। बिल्कुल हिंदी में भी लिख दूँ मैं, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्तल में उपस्थित धातु तत्व के नाम। तो पित्तल मिश्र धातु बनती है, वो बनती है कॉपर प्लस जिंक से। कॉपर प्लस जिंक Cu प्लस Zn से। अगला है, समन्वय बहुफलक को परिभाषित कीजिए। तो इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे कि केंद्रीय परमाणु या आयन से सीधे जुड़े हुए लिगेंड परमाणुओं की दिक् स्थान व्यवस्था समन्वय बहुफलक कहलाते हैं। जैसे कोई कंपाउंड जैसे चतुष्फलकीय है तो उसके स्ट्रक्चर आप इस प्रकार से बनाते हो, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं? समन्वय बहुफलक, जो ज्यामिति को रिप्रेजेंट करती है। अगला क्वेश्चन है, K3Al2 3 का IUPAC नाम लिखो। देखो K का मतलब क्या है? पोटेशियम। तो क्या गया? पोटेशियम। यहाँ लिगेंड क्या? ऑक्सलेटो कितने? 3। तो यहाँ जाएगा ट्राई ऑक्सलेटो। ऋणात्मक है तो धातु का नाम लैटिन भाषा में वो भी एल्यूमिनेट, और एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण अंक यहाँ पर ठल, तो कोष्ठक में ठल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? K3Al2O4 इसका पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट ठल। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि CONH36CrCN6 तथा इस कंपाउंड द्वारा प्रदर्शित समवायता का प्रकार बताइए। तो ये कौन सी समवायता हुई? ये समवायता है उपसंयोजन समवायता। कौन सी होगी? नाम से लिख दूँ यहाँ पे, उपसंयोजन समवायता। इसके बाद हम बात करें एमीन में उपस्थित नाइट्रोजन के लिए कक्षकों के संकरण का प्रकार बताइए। तो जो एमीन, एक सिंपल से एमीन की अगर हम बात करें, जैसे तृतीयक एमीन बनाते हैं कि ये नाइट्रोजन यहाँ पर आपका लोन पेयर आ जाता है, यहाँ पर H, यहाँ H और ये C, एक एमीन बना दिया। तो सीधी सी बात है कि इस नाइट्रोजन में जो संकरण होता है वो कौन सा होता है? sp3 होता है। तो एमीन में उपस्थित नाइट्रोजन के लिए कक्षकों का संकरण का प्रकार बताइए। तो उस नाइट्रोजन में संकरण कौन सा प्रकार होगा? sp3 होता है। हाँ, ध्यान, आकृति होती है वो क्या होगी? पिरामिडी होगी, पिरामिडी। इसके बाद कार्बोनिल संकुल में उपस्थित सक्रियशीलता आबंध को चित्रित कीजिए। तो ये चित्र है, इसका स्क्रीनशॉट है, वो मैंने आपको लगा दिया स्क्रीन पे। वहाँ से आपको देख के मिलान कर सकते हो कि आपने जो बनाया जो सही है गलत है। तो ये अत्य लघुरात्मक क्वेश्चन वाला जो पोर्शन था वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। उम्मीद है आपके क्वेश्चन काफ़ी सही हुए होंगे, और जिन्होंने बूस्टर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और प्री बोर्ड ज्वाइन किया है उनको उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, अच्छे नंबर प्राप्त हुए होंगे। और वीडियो के लास्ट में कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपके 56 में से कितने नंबर इस बार बोर्ड एग्जाम में
आने की आपकी संभावना कि 56 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने नंबर आपके आएंगे। अगला, एन प्रकार के अर्धचालक को समझाइए। तो एन प्रकार के अर्धचालक के लिए हम सीधे से लिखेंगे कि वर्ग संख्या 14 में, वर्ग संख्या 14 में, अब वर्ग संख्या 14 में कौन से तत्व आते हैं आपका, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो वर्ग संख्या 14 में, वर्ग संख्या 14 में, वर्ग संख्या 14 सिलिकॉन जर्मेनियम में, वर्ग संख्या 15 नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी के तत्वों की अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। तो सीधी सी बात है, आपने कैसा भी लिखा हो कि 14वें वर्ग में कौन से वर्ग की अशुद्धि, 15वें वर्ग की अशुद्धि, 14वें वर्ग में हमने किसकी अशुद्धि मिला दी, 15वें वर्ग की अशुद्धि मिला दी, तो वो कौन से प्रकार का अर्धचालक बनेगा, एन प्रकार का अर्धचालक बनता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसके बाद अनुचुंबक तत्व और प्रतिचुंबक तत्व की तुलना कीजिए। तो सीधी बात है, एक तरफ लिखते हैं हम अनु चुंबक तत्व और एक तरफ लिख देते हैं हम प्रति चुंबक तत्व। जो अनुचुंबक तत्व में क्या होता है कि इसमें पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं की ओर आकर्षित होता है और इसमें क्या होगा, प्रतिकर्षित। और अनुचुंबक तत्व होता है, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। कौन सा, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और इनमें सभी इलेक्ट्रॉन कौन सी कंडीशन में होते हैं, युग्मित अवस्था में होते हैं। जैसे एग्जांपल, अनुचुंबक तत्व का एग्जांपल की बात करें, जैसे आपने लिख दिया O2 Cu2+। प्रतिचुंबक तत्व की बात करें तो जैसे H2 हो गया, NaCl आदि। अगला, 5 ग्राम NaOH को जल में घोलकर बनाए गए 250 ml विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। फटाफट कमेंट्स में आंसर बता दीजिए कितना आंसर आया है। मैं लिख देता हूँ कि मोलरता ज्ञात करनी है तो कैपिटल M बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 1000 बटे NaOH का होगा 40 × 250, कितने हुए 4, कितने 10, तो 5 में 10 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 0.5, 0.5। अब मात्रा क्या होता है इसका, मोल प्रति लीटर, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.5 मोल प्रति लीटर। न्यूमेरिकल काफ़ी इजी पूछे गए इस बार इस एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आप आगे चलते हैं। तो इस सवाल को मैंने अपनी, जब इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेखावटी मिशन मैंने हल करवाया तब ये सवाल हल भी करवाया था। इसमें नाममात्र के मानों को चेंज किया, बाकी एग्जैक्ट सवाल है। तो देखो यहाँ पर आपको विलय का मूलधन मान ज्ञात करना है, प्रोटीन का मूलधन मान ज्ञात करना है। तो जिसका मूलधन मान ज्ञात करना है उसके लिए देखो क्या था कि फॉर्मूला मूलधन मान ज्ञात करना कौन सी विधि के द्वारा, प्रासन दाब के द्वारा। तो प्रासन दाब का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए न्यूमेरिकल करने के लिए। तो प्रासन दाब का जो फॉर्मूला होता है वो ये आएगा आपका पाई बराबर WA/RT/MAV। तो अब हमें यहाँ से किसका मान निकालना, MA का। तो MA बराबर क्या हो गया, WART/πV। अब ये मान रख दो। तो देखो WA विलय का भार, तो विलय का भार आपको कितना दिया सवाल में 1.25 ग्राम। R का मान यहाँ दे दिया आपको, T कितना दिया 300 केल्विन। प्रासन दाब का मान ये 2.50 10⁻³ बार और V आयतन आपको दिया 300 ml। तो रख दो। तो M बराबर विलय का भार कितना हो जाएगा 1.25 ग्राम। R का मान दे दिया 0.083। इसके बाद T का मान, T का टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। इसके बाद
नीचे आ जाएगा पाई का मान, पाई कितना दिया है 2.50 इंटू 10⁻³ और प्रोटीन के अब है बी आयतन। देखिए ध्यान से सवाल में हमने लीटर में लिया है, यहाँ लीटर में, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.300 ml। अब देखो सीधी बात है, इस पॉइंट को उठाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10⁻3, 300 से 300 कैंसिल, 10⁻3 से 10⁻, ये 3 कैंसिल हो गया आपको। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका लगभग जो आंसर है वो ये आएगा 41,500 ग्राम। तो कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपका आंसर यही आया है या कोई दूसरा आया है। ठीक है, 41,500 ग्राम इसका आंसर आपका आ जाएगा। इकतालीस 500 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लेंथेनाइड आंकुचन से आप क्या समझते हो। क्वेश्चन को हमने बार बार रिपीट कर लिया था कि जब देखो लेंथेनोइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर लेंथेनम से ल्यूटेशियम तक प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने पर आकार में लगातार कमी आती है। इस कमी को हम क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। इसके बाद अगला है कि M2+Z बराबर 25 के लिए प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। तो चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था, म्यू बराबर √N+2। अब जो मैग्नीज है, मैग्नीज का परमाणु क्रमांक होता है 25 और +2 है, अर्थात इसमें एमिटर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 5। तो n का मान कितना गया 5। अब 5 को फॉर्मूले लिख दो, म्यू बराबर √5 तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा 5.92 बोर मैग्नेटोन, 5.92 बोर मैग्नेटोन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रोपेनेल व प्रोपेनॉन में विभेद करने के लिए टोलेंट फ्रिक्शन को समझाइए। देखो सीधी बात है, प्रोपेनेल इसमें क्या उपस्थित होता है, एल्डिहाइड। प्रोपेनॉन इसमें क्या होता है, कीटोन। टोलेंट फ्रिक्शन कौन देता है, एल्डिहाइड देता है, अर्थात प्रोपेनेल है वो टोलेंट फ्रिक्शन देगा जबकि प्रोपेनॉन टोलेंट फ्रिक्शन नहीं देता। तो सीधा इसका आंसर से लिखोगे कि प्रोपेनेल में एल्डिहाइड समूह उपस्थित होने के कारण, प्रोपेनेल में एल्डिहाइड समूह उपस्थित होने के कारण ये टोलेन परीक्षण देता है। जबकि कीटोन में प्रोपेनॉन में कीटोन उपस्थित होता है, इसका आंसर ये टोलेन परीक्षण देता है। नेक्स्ट कंपाउंड की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि CH3CN का अम्लीय माध्यम में जलापरीक्षण किया तो जब पूर्ण जलापरीक्षण करते हैं साइनाइड का तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है। तो यहाँ आपका एक के स्थान पे बन जाएगा CH3COOH, एसिटिक अम्ल बन गया। अब इस एसिटिक अम्ल की क्रिया आपने अमोनिया से करवाई तो अमोनियम एसिटेट बन जाता है, अर्थात ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो बी के रूप में क्या बन जाएगा, CH3COONS4, यहाँ प्लस आ जाएगा और ये माइनस। फिर आपने इसको गर्म किया तो यहाँ से जल का अणु बाहर निकल जाएगा तो सी के रूप में बन जाएगा CH3CONS2। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ए के रूप में बन गया एसिटिक अम्ल, बी के रूप में बन गया अमोनियम एसिटेट और सी के रूप में बन गया एसिटेमाइड। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 11 आपको आंसर मिल गया होगा, बहुत इजी है। अगला, प्राथमिक एमिनो के लिए आइसोसाइनाइड परीक्षण को समझाइए। तो देखो समीकरण लिख दो कि प्राथमिक एमीन, ये लिख देते हैं कि प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर, प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर दुर्गंध युक्त पदार्थ
आइसोसाइनाइड बनता है। इसकी रिएक्शन कैसे लिखोगे लिख देता हूँ। प्राथमिक एमीन मतलब RNH2, क्लोरोफॉर्म CH Cl3 और 3KOH एल्कोहलिक KOH होते हैं। तो सीधी सी बात है कि 3K के साथ 3 Cl बाहर हो जाएंगे, 2H यहाँ से, 1H यहाँ से और ये OH, तो 3 जल के अणु बाहर निकल जाएंगे। तो बचा क्या RNC एल्किल आइसोसाइनाइड बन गया, प्लस 3KCl प्लस 3H2 बन जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि ट्राईमेथिलीन एमीन की पिरामिडी आकृति को चित्रित कीजिए। तो ये आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी सैंपल पेपर में से क्वेश्चन उठाया गया है। इसका जो नामांकित डायग्राम है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। मिलान कीजिए कि आपने ऐसा ही बनाया है या नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोटीन के विकृतीकरण को समझाइए। तो इसके लिए सीधी सी बात है कि प्रोटीन में भौतिक या रासायनिक परिवर्तन करने से उसमें उपस्थित हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं, जिससे उसकी द्वितीयक एवं तृतीयक संरचना नष्ट हो जाती है, लेकिन प्राथमिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। जैसे अंडे को उबालने पर उसकी सफ़ेदी का स्कंदन होना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए की द्विकुंडलित संरचना को चित्रित कीजिए। तो इसका नामांकित चित्र आपकी स्क्रीन के सामने जो वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। इसके बाद अब हम चलते हैं इस चैप्टर के दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न की तरफ, जहाँ से आपको हर क्वेश्चन अथवा के रूप में मिलेगा। तो देखो क्वेश्चनों को समझना है। बात करें कि एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के लिए होल्ट हेराल्ड प्रक्रम, आप सभी जानते हो कि एल्यूमिनियम का जो शोधन किया जाता है वो कौन सी विधि के द्वारा होल्ट हेराल्ड प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है। और इसमें प्रयुक्त विद्युत अपघटनी सेल का नामांकित चित्र भी आपको बनाना है। ठीक है, तो प्रोसेस काफ़ी बड़ी है। इसका आंसर आप कैसे लिखोगे तो वो मैंने आपकी स्क्रीन पे दे दिया है, वहाँ से आप इसको इजीली कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन आपके ये पड़ता है कि धातुओं के शोधन के लिए मंडल परिष्करण प्रक्रम का वर्णन कीजिए और इसका चित्र बनाइए। तो ये काफ़ी है। और ध्यान रखिए कि धातु के शोधन के लिए जो विधि प्रयोग करते हैं वो अर्धचालकों के लिए मुख्यतः प्रयोग की जाती है। तो इसका आंसर आपकी स्क्रीन के सामने, वहाँ से आप इसका मिलान कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ आपको कन्फ्यूजन आया होगा, और एक क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी ईजी दिया है। देखो एनिलीन को 233 से 278 केल्विन पे NaNO2 प्लस HCl के साथ गर्म करने पे यौगिक A बना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ बना दो इस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे कि बेंजीन वाले के ऊपर क्या जोड़ दिया मैंने, NH2 एनिलीन हो गया। अब इस एनिलीन की क्रिया मैंने किससे करवाई है, NaNO2 प्लस HCl से, और टेम्परेचर है 273 से 278 केल्विन। तो यहाँ क्या होगा, बेंजीन वाले के ऊपर आ जाएगा N2Cl, यह बन गया बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बन गया। अब इसको मैंने क्या किया है, इसको मैंने जो A बना, ये A बन गया अपना, ये A हो गया। और क्यूप्रस क्लोराइड को मिलाने पर तो ये Cu2Cl की उपस्थिति में हम इसको क्रिया कराएंगे तो आपका क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, और यहाँ Cl आ जाएगा, और ये बन गया आपका क्लोरोबेंजीन, ये बन गया आपका बी कंपाउंड। अब देखो विषय समझना, तो आपको आंसर कैसे लिखना है, ए बराबर क्या लिखोगे, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बी बराबर
क्लोरोबेंजीन। अब जो निहित रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण लिखिए, तो समीकरण आपके सामने आ गई है। ये अभिक्रिया तो कौन सी हो गई, डाई एजोटीकरण, और ये अभिक्रिया कौन सी हो गई आपकी, सेंड मेयर अभिक्रिया। अब इसके हम अथवा वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अथवा में आपको एक क्वेश्चन दिया कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को हम किसके साथ गर्म कर रहे हैं, KI विलयन के साथ मिलाने पे यौगिक A बनता है। फिर एक को सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया करवाई तो यौगिक B बन गया। B का नाम और निहित रासायनिक समीकरण आपको लिखनी है। तो देखो रिएक्शन आप किस प्रकार से लिखोगे कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है, तो इसको मैं इस पर लगा दूँ, ये बेंजीन N2I, ये हो गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसकी क्रिया हमने किससे करवा दी, क्लोराइड मतलब Cl, पोटेशियम आयोडाइड से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहाँ से आपका KCl अलग हो जाएगा, यहाँ से N2 अलग हो जाएगा। तो इस बेंजीन वाले पर आपका क्या जुड़ गया, I, तो ये आयोडोबेंजीन बन गया। अब इस आयोडोबेंजीन को हम क्या करें, कंपाउंड A बन गया आयोडोबेंजीन। क्या नाम हो जाएगा इसका, आयोडोबेंजीन। इस आयोडोबेंजीन को हम किसके साथ गर्म करना है, सोडियम धातु के साथ गर्म करेंगे। तो आपका कंपाउंड B क्या बनेगा, दोनों बेंजीन वाले दो लेने पड़ेंगे यहाँ पे, और ये बेंजीन वाले ये बन जाए आपका, जिसको बोलते हो आप डाइफेनिल। ये आपको बन गया बिकमर। ये वुट्टर्स अभिक्रिया हो गई, समझ पा रहे। तो अगर बेंजीन वाले लिए तो फिट्टी का अभिक्रिया हो गई, तो ये फिट्टी का अभिक्रिया हो गई। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा A के रूप में तो हो जाएगा आयोडोबेंजीन, और B के रूप में हो जाएगा बाइफेनिल। रिएक्शन मैंने आपको यहाँ पे लिख दी है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में काफ़ी बच्चों में कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा करेंगे। जो जिसका आंसर हम ईजिली लिख सकते हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। अब देखो इधर शॉर्ट में बता रहा हूँ, कान दीजिए। पहला वाला की बात करें, फिनोल में उपस्थित कार्बन ऑक्सीजन की आबंध लंबाई मेथेनॉल से कम होती है। जो क्या होता है फिनोल, तो ये बेंजीन वाले बना दी, ये OH, मेथेनॉल CH3OH, ठीक है। इस बंध लंबाई की बात करें कार्बन ऑक्सीजन की, तो देखो क्या होता है कि फिनोल में अनुनाद पाए जाने के कारण ये जो C और O है इसमें आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं, और आंशिक द्विबंध के गुण आने के कारण इसकी बंध लंबाई कम हो जाती है। तो सीधा आंसर ऐसे लिखना आपको, फिनोल में अनुनादित संरचना होने के कारण ऑक्सीजन और कार्बन में आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं, जिसके कारण इसकी बंध लंबाई मेथेनॉल से कम होती है। अगला, ईथर में उपस्थित COC आबंध कोण चतुष्फल के कोण से अधिक होता है। क्यों? क्योंकि ईथर में क्या होता है कि यहाँ पर दो एल्किल समूह जुड़े होते हैं। अब एल्किल समूह का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। तो एल्किल समूह का बड़ा आकार होने के कारण इन दोनों में प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण होने के कारण इसका जो बंध कोण बढ़ेगा। तो सीधा लगोगे ईथर में उपस्थित COC आबंध कोण चतुष्फल के कोण से अधिक होता है, क्योंकि ईथर में दो एल्किल समूह होते हैं जिनमें प्रतिकर्षण होने के कारण इसके मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। समावेवी एल्कोहलों में साकन के बढ़ने पर क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। ये भी क्वेश्चन अपने मॉडल पेपर में से आए हुए हैं कि समावेवी एल्कोहलों में साकन बढ़ने से, देखो हमने एक चीज़ बताई थी आपको, अगर याद हो कि जो क्वथनांक होता है वो पार्श्व श्रृंखला के क्वथनांक पार्श्व श्रृंखला के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि पार्श्व श्रृंखला बढ़ने पर उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ता है, जिसके कारण उसकी क्वथनांक में कमी आती है। इसके बाद इससे ज़्यादा इजीली क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि क्वथनांक एथेनॉल का क्वथनांक मेथोक्सी मीथेन से अधिक होता है, क्योंकि सीधा लिखोगे कि एथेनॉल के अणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। शॉर्ट सीधा आंसर इसका, ज़्यादा मत सब बच्चे नहीं कर रहे हैं कि एथेनॉल का क्वथनांक मेथोक्सी मीथेन से अधिक होता है, क्योंकि एथेनॉल के अणुओं के मध्य कौन सा बंध होता है, हाइड्रोजन बंध होता है। अगला, एथेनॉल आसानी से जल में विलय होता है, क्योंकि एथेनॉल जल के अणुओं के साथ एथेनॉल जल के अणुओं के साथ कौन सा बंध, तो आंसर क्या है, एथेनॉल जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है, इस कारण से ये जल में विलय होता है। अगला क्वेश्चन,
फिनोल एल्कोहल की तुलना में प्रबल अम्ल होता है। तो एक तरफ तो बना दो फिनोल की स्ट्रक्चर और एक तरफ बना दिया फिनोल, दूसरी तरफ हो गया आपका एल्कोहल। तो सीधे होगी कि फिनोल में जो फेनिल समूह होता है वो -I प्रभाव दर्शाता है, और -I प्रभाव दर्शाने के कारण ये बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या जाती है, कमी आ जाती है, जिसके कारण H+ का आसानी से त्याग हो जाता है। इसी दूसरा फिनोल अनुनादी संरचना दर्शाता है। इस कारण से ऑक्सीजन का जो लोन पेयर होता है वो इस कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन के साथ युग्म अनुनाद दर्शाता है। इन दोनों कंडीशन के कारण फिनोल होता है वो एल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है। तो ये वाला पोर्शन है वो काफ़ी ईजी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 जो दोनों पोर्शन में से मुझे इसका नीचे वाला क्वेश्चन है वो ज़्यादा इजी लगा था, उसके हम बात कर लेंगे। जो अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित कीजिए, बहुत इजी है कि अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में जितने अणु की सांद्रता में परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। एक परिभाषा तो आप ये लिख के आ सकते थे कि अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में जितने अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। दूसरा, ठीक है, अब वेग स्थिरांक पर अभिकारक की सांद्रता के प्रभाव को समझाइए। तो सीधी सी बात है कि अभिकारक की सांद्रता जितनी अधिक होगी अभिक्रिया का वेग उतना अधिक होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं न्यूमेरिकल। इस क्वेश्चन में काफ़ी बच्चों की कन्फ्यूजन भी आया होगा। देखो, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए 500 केल्विन से 600 केल्विन पर वेग स्थिरांक का मान यदि मुझे सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है लिख रहा हूँ कि log K2/K1 बराबर, आपने ये पढ़ा होगा फॉर्मूला कहीं पे कि log K2/K1 फिर ये 2.303 R T2 - T1 T1 T2। अब इस सवाल में कि इसको कैलकुलेट करने में काफ़ी परेशानी आती है। अब देखो, ये फॉर्मूला हमने यहाँ लिख लिया। अब देखो K1 तो कितना हो गया 500, K2 हो गया आपका ये तो हो गया T1, ये हो गया आपका T2, ये मान हो गया आपका K1 और ये मान हो गया K2। तो ये मान आप इस समीकरण में रख दीजिए। तो देखो यहाँ लिख लेते हैं इसको log K2 का मान कितना हो जाएगा 0.06, K1 का 0.03 बराबर। फिर सक्रियण ऊर्जा का मान E का मान हमें ज्ञात करना है। फिर 2.303 R का मान देखो यहाँ दे दिया आपको 8.314। अब इंटू, अब देखो T2 - T1 तो 600 में से 500 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 100। इसके अलावा नीचे T1 T2 का मल्टीप्लाई, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो 30, फिर 1 2 3 4 ये आ जाएगा। अब यहाँ से हमें इसका मान निकालना, इसको इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा 2। तो क्या आ गया आपका log 2 बराबर EA/2.303 इंटू 8.314। अब देखो दो बिंदु गए तो कितने बच गए 3000। अब इस पूरे को आप कैलकुलेट करके ये का मान निकालोगे तो लगभग जो आपका मान है वो इतना आ जाएगा 17292.45 जूल। ये इसका आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन जितना मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा अगर स्टूडेंटों ने ये नीचे वाला पोर्शन किया होगा, उसकी हम बात कर लेते हैं कि अभिक्रिया की आणविकता को परिभाषित कीजिए। तो अभिक्रिया आणविकता सिंपल सी परिभाषा है। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है या अणुसंख्यता कहलाती है। अगला, अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक की उपस्थिति के प्रभाव को समझाइए। तो सीधी बात है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा के मान में
कमी आ जाती है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी आ जाती है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। और इसमें एक नामांकित डायग्राम बनाना, तो नामांकित डायग्राम आपके स्क्रीन के सामने। इसके बाद इसका नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल वाला सवाल है हम उसकी बात कर लेते हैं। देखो कि 300 केल्विन पर एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता ये दी है और 30 मिनट पश्चात उसकी सांद्रता घटकर ये रह जाती है। अब यहाँ पर आपको उसके वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करना है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया की वेग स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होता है, K1 बराबर होता है 2.303/T log R0 अपन R। तो R0 हो गया प्रारंभिक सांद्रता, तो ये तो मान हो गया R0 का, और R का मान आपका आ गया ये T का मान है। तो समय किसमें, मिनट में, तो सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 30 × 60 बराबर कितने हो गए 1800। अब देखो इसका मान रख लो, K1 बराबर 2.303, T का मान कितना गया 1800, log R0 का मान ऊपर आ जाएगा 1.0 × 10⁻² और केवल R का मान ये हो गया 0.5 × 10⁻²। काटोगे तो कितना बचेगा 2, तो log 2 गया, कितना हो जाएगा ये log 2, और log 2 का मान सवाल में कितना दिया है 0.3010। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो कि K1 बराबर 2.303 × 0.3010 बट्टे में 1800, बट्टे में 1800। अब आप इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.85 × 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन के सामने। जो नायलॉन 6 के निर्माण में प्रयुक्त डाई कार्बोक्सिल अम्ल का IUPAC नाम लिखो। ये क्वेश्चन मैंने अपने प्री बोर्ड में भी इसको हल करवाया था आपको। तो जो डाई कार्बोक्सिल अम्ल, वो उसका नाम होगा आपके एडिपिक अम्ल। क्या नाम है, एडिपिक अम्ल, एडिपिक अम्ल। और इसका सूत्र क्या होता है, HCH2 COOH, और यहाँ पर इसकी संख्या कितनी होती है 4 होती है। ये इसका फॉर्मूला है। अब इसका IUPAC नाम लिखना है, तो कितने कार्बन हो गए 6 कार्बन को आप क्या बोलते हो बेटा, हेक्सेन। 6 कार्बन को आप क्या बोलते हो, हेक्सेन। और कितने 1 और 6, हेक्सेन 1,6 डाइओइक अम्ल, डाइओइक अम्ल। तो एडिपिक अम्ल का जो नायलॉन 6 के में प्रयुक्त डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल एडिपिक अम्ल होता है, फॉर्मूला मैंने बना दिया। इसका IUPAC नाम तो हमें लिखना है हेक्सेन 1,6 डाइओइक अम्ल। इसके बाद है एसिटिक अम्ल फॉर्मिक अम्ल की तुलना में दुर्बल अम्ल होता है। देखो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, फॉर्मिक अम्ल का HCOOH। तो यहाँ पर एक एल्किल समूह जुड़ गया अर्थात मेथिल समूह जुड़ गया, तो एल्किल समूह जुड़ने पर अम्लता में कमी आती है। एल्किल समूह के जुड़ने पर अम्लता में कमी आती है। इस कारण से एसिटिक अम्ल फॉर्मिक अम्ल की तुलना में क्या होता है, दुर्बल होता है, क्योंकि जो एल्किल समूह होता है वो कौन सा प्रभाव दर्शाता है, प्लस आई प्रभाव दर्शाता है। अगला, कार्बोक्सिल अम्लों का क्वथनांक समतुल्य आणविक द्रव्यमान वालों एल्डिहाइडों से अधिक होता है। तो ये सीधी सी बात है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं कि इनके दो अणु आपस में जुड़कर द्विलक बना लेते हैं, जैसे RC डबल बॉन्ड OH, R डबल बॉन्ड OH। तो ये यहाँ पर एक तो ये कौन सा बंध, यहाँ इसमें क्या बन गया, हाइड्रोजन बंध, और इसी द्विलक बना लेते हैं। द्विलक बनाने के कारण इनका क्वथनांक एल्डिहाइड से अधिक होता है। अगला, कार्बोनिल समूह की कक्षीय आरेख को चित्रित कीजिए। तो इसका नामांकित चित्र है वो आपकी स्क्रीन के सामने। इससे नीचे वाले पोर्शन की ओर बात कर लेते हैं। किसी बच्चे ने ये क्या, इसके अथवा वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि खाद्य परिरक्षक में प्रयुक्त एस्टर का नाम। तो बिल्कुल याद कर लेना, सोडियम बेंजोएट होता है, सोडियम बेंजोएट। अगला है रोजन, निम्न पदों को समझे। रोजनमूड अपचन अभिक्रिया, तो इसमें क्या होता है कि
अम्ल क्लोराइड का अपचयन किया जाता है प्लेटिनिकत बेरियम सल्फेट से, तो उसमें एल्डिहाइड का निर्माण होता है। ये रिएक्शन हो जाएगी। केनिज़ारो अभिक्रिया, ऐसे कंपाउंड जिनके पास ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते वो केनिज़ारो अभिक्रिया रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ रिप्रेजेंट फॉर्मेल्डिहाइड का एक एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ। और क्षार की उपस्थिति में ये क्रिया होगी तो क्या बनेगा आपका CH3OH प्लस HCOO। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक रागी योगज अभिक्रिया में कार्बोनिल कार्बन पर नाभिक रागी आक्रमण से बने चतुष्फल के मध्यवर्ती को चित्रित कीजिए। तो इसका नामांकित चित्र आपके स्क्रीन के सामने है। मुझे उम्मीद है कि आपका ये पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा और 56 में से कितने नंबर है वो आप प्राप्त करोगे वो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। इसके साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।